नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। कोरोना संक्रमण के चलते हम सबका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है बच्चों की शिक्षा। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, लेकिन देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना खतरा अभी भी गंभीर अवस्था में है। खास तौर से दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में कोरोना संक्रमण काबू में है। दुनिया के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक दे चुकी है। भारत में भी संभावित तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं प्रकट की जाती रही हैं। इसलिए हर माता पिता के मन में यह सवाल है कि कोरोना काल में बच्चों को स्कूल भेजना कितना सुरक्षित है। बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। सरकारों के सामने भी बच्चों की शिक्षा और कोरोना से सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हैं। दूसरी ओर विश्व बैंक ने स्कूल खोलने की सलाह दी है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 80% स्कूल चालू हैं। इनमें से 54% में छात्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहे हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा भी माध्यम बना हुआ है। आज के कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड बैंक की सलाह के क्या मायने हैं। क्या स्कूल ना जाने के कारण बच्चों की परफॉर्मेंस खराब हुई है? क्या बच्चे खेलकूद से दूर हुए हैं? बच्चों को स्कूल भेजना कितना सुरक्षित है? क्या पहले की तरह हालात कब होंगे? अब इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे और आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर राजेश सागर जी, जो प्रोफेसर हैं मनोरोग विभाग एम्स के, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं ममता शेखर जी, जो प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय की। ममता जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत डॉक्टर सागर मैं आपसे करूंगा। एक बड़ा सवाल, कोरोना की चुनौती अभी भी बनी हुई है। हालांकि दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है। तीसरी लहर की आशंका के बीच हर माता पिता के मन में यह सवाल है कि बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो सभी माता पिता या बच्चों में एक प्रकार का भय है ये कि तीसरी लहर आने का, जैसे जो कहा जाता था। आप देखिए सितंबर भी पूरा निकल गया है और अब ये कहा जाता है कि अक्टूबर में होगा। लेकिन आज ज़रूरी समझना ये है कि अगर होगी भी तो हो सकता है इतनी तीव्र ना हो। मतलब ये जो अभी तक जो रिपोर्ट जो कहती हैं वो ये कहती हैं। और तो ये चीज़ जो है मन से निकाल दें कि जैसा जो डर था, जो सेकंड वेव में जो जिस तरह से एक प्रकार से जो पूरा जो माहौल था, वो शायद थर्ड वेव में, तीसरे वेव में ना हो। और चूंकि पहले कहा गया था कि थर्ड वेव है बच्चों को अफेक्ट करेगी, इससे माता पिता बहुत विचलित भी हो गए थे, परेशान हो गए थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि जो है, और ये भी ज़रूरी है समझना कि बच्चों में जो वैक्सीनेशन है उस पर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है और वो भी करने की बात हो रही है। तो हमें लगता है कि चीज़ें जो है शायद अभी कंट्रोल में है। और इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन का भी साथ साथ में चल रहा है। और क्योंकि ये बात सही है कि हमें रिस्क और बेनिफिट देखना है, क्योंकि इतने 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है बच्चे घर पे हैं। क्योंकि स्कूल जो है सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता। ये एक मनोचिकित्सा के नाते मैं ये कहूँगा कि स्कूल जो है एक वातावरण है। पढ़ाई उसमें से एक चीज़ है। बच्चा जो खेलकूद करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, सोशलाइजेशन, सोशल स्किल देखता है, प्रतिस्पर्धा होती है, खेलकूद करता है। और इवन कई स्कूलों में खाना मिलता है उसको, जो भोजन आहार मिलता है, मिड डे मील मिलता है। तो कहने का मतलब है स्कूल को सिर्फ ये ना सोचें कि ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है। पढ़ाई के अलावा बहुत चीज़ें, इसका पूरा विकास होता है, एक प्रकार का पूरा डेवलपमेंट होता है। क्योंकि कोई भी बच्चा, आप समझ सकते हैं, स्कूल में अपना जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा व्यतीत करता है। तो और उससे वो वंचित रहना, ये भी एक सवाल है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, इसमें ये ज़रूरी है बात को समझना कि सब लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं, सब इस पे देख रहे हैं। अगर कोई भी पेरेंट इस चीज़ से परेशान ना हो, क्योंकि इस पर पूरी नज़र है। अगर जहाँ भी लगेगा कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो हो सकता है कि इसको फिर से वो किया जाए। लेकिन अपने मन में इस तरह का संकोच ना रखें, जैसे आपने कहा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर कोरोना की चुनौती है तो बच्चों के फ्यूचर का भी सवाल है, उनके भविष्य का भी सवाल है। ममता जी, आपके पास ऐसे तमाम
पेरेंट्स के फ़ोन भी आते होंगे, माता पिता आपसे भी सवाल करते होंगे कि बच्चे को भेजें या नहीं भेजें। आप कैसे देखती हैं, आपका अनुभव क्या कह रहा है? देखिए, जैसे कि जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है, डीडीएमए के ऑर्डर्स, हमारे पास जो केवी संगठन या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आए हैं स्कूल खोलने के, 9th ऑनवर्ड हमारी क्लासेस चल रही हैं। और जो अभी माता पिता का जो हमारे पास फीडबैक अभी अब आज के सिनेरियो में मिल रहा है, वो कुछ इस तरह से है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आएँ। जी। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स ये पहले तो इंश्योर करना चाहते हैं कि स्कूल सेफ है या नहीं है, मेरा बच्चा स्कूल आके सेफ रहेगा या नहीं। और शुरुआत में जब हमने ये स्कूल जब हमने ओपन किया था तो काफ़ी सारे पेरेंट्स आए, बहुत क्यूरियस थे कि क्या इंतज़ाम किए हैं स्कूल लेवल पर, क्या हुआ है, कहाँ कहाँ सारी व्यवस्था रखी गई है, बच्चा हमारा कितना सेफ़ है यहाँ आकर। कई पेरेंट्स ने तो हमसे ये भी पूछा कि कितने स्टाफ आपके वैक्सीनेटेड हैं। जी। सो ये सारी चीज़ें हमसे पूछी गई, हमने पीटीएम लिया बैक टू बैक, और जब हमारे पास पॉजिटिव रिस्पांस आया, कंसेंट आए सभी पेरेंट्स के, तो हमने 50% बच्चों को बैचेस में, क्योंकि चूंकि मेरे 10th एंड 12th में मोस्टली पेरेंट्स के कंसेंट आए थे, ऑलमोस्ट 100%, तो हमने बैचेस में बच्चों को बुलाया ऑनलाइन। उसमें हमारे 50% बच्चे ऑनलाइन जुड़ते हैं क्लास के लिए और 50% हमारे ऑफलाइन जुड़ते हैं। तो प्रतिशत बहुत अच्छा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है बच्चों का। थोड़ा सा 9th 11th में उतना इनकरेजिंग नहीं है जितना 10वीं और 12वीं में है। तो मुझे लगता है कि अब बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि बोर्ड के लिए उनको अपने आप को तैयार करना है। जी। तो पेरेंट्स अब आज के उसमें अभी मेरे पास अभी भी लगातार बार बार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पेरेंट्स की 6 ऑनवर्ड भी आप बच्चों को भेजिए, बुलाइए स्कूल में। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक। जी बिल्कुल, माता पिता के सामने तो खैर दोनों ही सवाल हैं कि बच्चे को स्कूल भी भेजना चाहते हैं, दूसरी ओर उनको सुरक्षा भी मिले, कोरोना संक्रमण से उनका बचाव भी हो, ये भी वो चाहते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव वृंदा स्वरूप जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वृंदा जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, देश में एक बड़ा सवाल है, हालांकि कई राज्यों ने स्कूल ओपन कर दिए हैं, स्कूल खोल दिए हैं, लेकिन अलग अलग चरणों में स्कूल खोल रहे हैं। कुछ राज्यों ने 9th क्लास से लेकर 12th तक के स्कूल खोले हैं, कुछ स्कूलों ने 6 से लेकर 12th तक के स्कूल खोले हैं, और प्राइमरी जो स्कूल हैं उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। आप कैसे देखती हैं सारी स्थिति को? मेरा ख्याल है सभी राज्य सरकारें भी चिंतित हैं, और जिस तरह से वो चाह रही हैं कि ग्रेजुअली स्कूल्स को खोला जाए, जी। जिससे कि एक ट्रायल एंड टेस्टिंग भी होती रहे। और जैसे कि अभी आपकी प्रिंसिपल साहिबा ने बताया कि पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए कि हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित रहेंगे। तो और स्कूल्स को भी बहुत तैयारी करनी पड़ी है कि वो सारा जो प्रिकॉशंस है कोविड प्रिवेंशन के, वो सब मेंटेन रखें। सो इस तरह से मेरा ख्याल है सभी राज्य चरणों में इसलिए खोल रहे हैं, जो कि दोनों तरफ से तैयारी भी हो और कॉन्फिडेंस भी हो कि बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो वहां तक तो मैं समझ में आती है। बट इसमें जो, जैसा कि एक स्पीकर साहब ने अभी भी कहा कि लर्निंग लॉस बहुत बड़ा हुआ है, और जो शेयरिंग और जो बच्चों को स्कूल जाने में जो रुचि रहती है, मित्रों से मिलना, और जो उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, इसमें बहुत बड़ा धक्का लगा है। और मेरा ख्याल है कि जब माहौल ठीक है और कॉन्फिडेंस लेवल सबका बढ़ रहा है, इस समय मेरा ख्याल है राज्य सरकारों को जल्दी से, अब मेरी राय में, स्कूल पूरे कक्षा 1 तक खोल देने चाहिए। इनफैक्ट प्री नर्सरी भी खोल देना चाहिए। मेडिकल ओपिनियन भी ले रहे हैं राज्य सरकारें, जरूर ले रही होंगी, पर जो मीडिया के थ्रू हम लोगों ने भी सुना है वो ये है कि छोटे बच्चे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, ये कहने को मेडिकल ओपिनियन आ रहा है। जी। तो मेरा ख्याल है इस तरह का माहौल जो है, मेरी राय में तो राज्यों को अब फटाफट सारे चरणों में जो कक्षाएं हैं वो खोल देनी चाहिए। और स्कूल्स में भी एक कॉन्फिडेंस बन गया है, क्योंकि सब लोग 6ठी से 7वीं से लेके 11वीं 12वीं तक स्कूल खुल चुके हैं, और सितंबर से बहुत से राज्यों में, और एक तरह का कॉन्फिडेंस बन गया है, और सिस्टम्स भी, प्रोटोकॉल्स भी बन गई हैं कि किस तरह से बच्चों को सुरक्षित रखना है, जैसे कि प्रिंसिपल साहिबा अभी उल्लेख कर रही थी। सो ये टाइम है जबकि
मेरा ख्याल है सब जगह स्कूल खुल जाने चाहिए। बच्चों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है और वो हमको मेकअप करना है। बल्कि बहुत से राज्यों में तो ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं और मेरा ख्याल है सही इंस्ट्रक्शंस है कि एक ब्रिज कोर्स भी चलाना पड़ेगा बच्चों को। ये नहीं है कि स्कूल खुलते ही आप तुरंत पूरा करिकुलम जहाँ छोड़ा था वहां से जी प्रारंभ कर दें। थोड़ा सा बच्चों को ब्रिजिंग की भी जरूरत है, जिससे कि वो जो लॉस हुआ है उसको कुछ हद तक मेकअप कर ले, नहीं तो वो आगे जाके उनको और भी करिकुलम में दिक्कत होगी। जी बिल्कुल। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, अपने जो दोस्त होते हैं उनके साथ भी वो सीखते हैं, जो स्कूल में उन्हें सिखाया जाता है उससे भी उन्हें बहुत कुछ ग्रहण होता है। लेकिन पिछले 2 साल जिस तरह से कटे हैं उसके चलते बच्चों के विकास पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा है और दुनिया भर में इसको लेकर जो स्टडी हुई है, जो शोध हुए हैं, उसकी रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति जो है उसमें कमी आई है, उसका नुकसान बहुत हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को पटरी से उतार दिया। जब से इस महामारी ने दस्तक दी है, हर किसी को इसने परेशानी में डाला है। कोरोना महामारी ने पढ़ाई पर भी असर डाला है। पूरी दुनिया जब घरों में कैद थी, कोई रास्ता नहीं था, ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई शुरू की गई। लंबे वक्त से एक बात पर चर्चा है कि बच्चों के स्कूल खुले या फिर नहीं। इसी बीच इसको लेकर वर्ल्ड बैंक की तरफ से बड़ी बात कही गई है। वर्ल्ड बैंक ने सलाह दी है कि देशों को स्कूल खोलने के लिए पहले टीकाकरण किए जाने का इंतजार करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाण इस तरफ साफ संकेत करते हैं कि बच्चों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका कम है और इसीलिए बच्चों के स्कूलों को अब खोल देना जरूरी है। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के विकास पर असर पड़ रहा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 80% स्कूल खुल चुके हैं। इनमें से 54% छात्र स्कूलों में पहुंच रहे हैं, जबकि 34% मिश्रित तरीके से चल रहे हैं, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से। विश्व बैंक की शिक्षा टीम ने दुनिया भर के उन देशों के अनुभव के आधार पर एक नीतिगत नोट तैयार किया है। टीम ने इसमें सुझाव दिया है कि एहतियात के साथ स्कूल खोलने से छात्रों, कर्मचारियों और समाज में संक्रमण फैलने का जोखिम बहुत कम है। वयस्कों और किशोरों की तुलना में छोटे बच्चे, खास तौर पर 10 साल से कम के बच्चे संक्रमण के लिहाज से काफी कम संवेदनशील हैं। ऐसे में उनमें संक्रमण की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा अगर बच्चे संक्रमण की चपेट में आ भी जाएं, तो उनमें मृत्यु का जोखिम खासा कम होता है। पिछले साल कोविड के कारण 188 से ज्यादा देशों में स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिसमें 1.6 अरब बच्चे स्कूलों से दूर हो गए। उस वक्त हालातों को देखते हुए ये फैसला सही था, लेकिन अब सब बदल चुका है। लोग महामारी को लेकर जागरूक हैं, इसके बारे में सही जानकारी भी है। वही बात भारत की जाए तो कई राज्यों ने धीरे धीरे स्कूल खोलने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। तो आपने देखी ये रिपोर्ट। डॉक्टर राजेश, अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि जो बच्चों को लेकर जितनी स्टडी हुई हैं, चीन में भी एक बड़ी स्टडी हुई है, एम्स ने भी कुछ स्टडी की हैं इसको लेकर, आप इन स्टडीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि सब में एक बात कॉमन तौर पर उभर के ये आई है कि जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं उनमें सीखने की प्रवृत्ति जो है वो कम हुई है। आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे, क्योंकि जो स्कूल नहीं गए हैं तो उससे उनका लर्निंग का लॉस हुआ है। स्किल लर्निंग जो एक चीज़, जो सीखने की जो प्रवृत्ति है, पढ़ाई के अलावा जो उसके जो एक्टिविटीज़ हैं उस पे लॉस हुआ है। तो उससे काफ़ी, और ये भी है कि क्योंकि बच्चा यूज़ टू होता है कि मैं घर में है, मुझे घर से स्कूल जाना है, एक फिज़िकल एक्टिविटी होती है, प्लेग्राउंड होता है, वहाँ दोस्त मिलते हैं, उससे बातचीत करता है। तो ये बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक ढंग से हम देखें तो मन के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो चीन की जो स्टडी है वो ये है, जो उन्होंने स्कूल रीओपनिंग के बाद अभी कुछ हफ्ते पहले पब्लिश किया है,
वो 11,000 बच्चे हैं, उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि जो बच्चे जो शुरुआती दौर में उनको थोड़ी मानसिक परेशानियां होती हैं और कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इतने साल तक बच्चे घर पे थे और सडनली वो जब जाने लगे तो शुरू में थोड़ी सी परेशानियां थीं। उसके भी कारण थे, उन्होंने देखा कि क्या वजह है। अगर पेरेंट और बच्चे के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है तो उससे ज़्यादा रिस्क है, और जो बच्चे जो सीडेंट्री थे, जो एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, उनको ज़्यादा रिस्क था। और ये बताया गया है कि जो अच्छा प्रोटेक्शन है जो बच्चों को मानसिक प्रॉब्लम को लेकर, वो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। एक तो फिजिकल एक्टिविटी अगर बच्चे में अच्छी है, और उसके अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं उसके, तो अगर उसके क्लोज फ्रेंड है तो उससे वो काफ़ी हद तक ये परेशानी से बचाव है उसका। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है, अगर इसके विषय में अगर बात करें तो हम ये बताना चाहते हैं कि स्कूल में थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कैसे बदलाव? जैसे प्रिंसिपल साहब ने ही बताया कि देखिए, बदलाव एक जो हम कहते हैं कि मनोचिकित्सा की दृष्टि से देखें तो जो मानना होगा कि जो बच्चे जो स्कूल अब जा रहे हैं, तो जैसे घर में उनके कोरोना हुआ या कुछ डेथ्स हुई हैं फैमिली में, तो कुछ बच्चों में ज़रूर उसमें उसका अफेक्ट हुआ होगा। और ऐसा ना हो कि कुछ और बड़े बच्चे उनको एम्बरेस करें या बुली करें या उनसे मजाक बनाएं। तो ये चीज़ जो बड़ी सटल है और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो वो स्कूल में ऐसा माहौल हो, बल्कि ये भी कहा गया है कि वर्कशॉप हो जहाँ पे इस तरह का जो है अवेयरनेस क्रिएट की जाए मानसिक प्रॉब्लम को लेके या बुलिंग को लेके। जिस घर में परेशानियां हुई हैं, डेथ्स भी हुई हैं, और उसके अलावा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इट्स अ न्यू नॉर्मल ऑफ डे टू डे लाइफ। तो उसके अंदर जो बदलाव हुआ है, तो कुछ बच्चे तो व्यक्त करते हैं, कुछ बच्चे सहम जाते हैं, कुछ नहीं कह पाते। क्योंकि ये मानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी स्ट्रेस को कोई भी एक बच्चा एक ढंग से उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा। उसके अलग अलग ढंग हैं उसको एक्सप्रेस करने के। कहने का तो कुछ बच्चे शांत हो सकते हैं, कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ क्लिंगिंग बिहेवियर होगा उनका, कुछ में नींद की प्रॉब्लम होगी। तो ये सब के बारे में हम यही कहेंगे कि पेरेंट्स को अवगत कराएं, उनसे बातचीत करें, उनसे इंटरेक्शन एक हम ये हमेशा कहते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग, जहाँ पे बच्चा है और पेरेंट्स हैं और टीचर हैं, बहुत अच्छा डिस्कशन उनसे डिस्कस करना चाहिए। और उससे अगर कोई समस्या है तो उस पर जितनी अवेयरनेस क्रिएट की जाए मानसिक समस्याओं को लेके, प्रॉब्लम को लेके, और उसको एकदम नहीं होना चाहिए, इससे स्टैगर्ड वे में होना चाहिए। जैसे 50% है, अभी जैसे रिपोर्ट में ही बताया कि हाइब्रिड भी चल रहा है, बच्चे पूरी तरह से आ रहे हैं। क्योंकि ये मानना जरूरी है कि उनको एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि ये भी सोचिए, पिछले 2 साल से घर पे हैं और सडनली आप कहें कि नहीं आप जाइए, जबरदस्ती कीजिए, तो वो भी एक गलत है। तो उनको समझना, उनको एक वातावरण देना जहां पर वो अपनी बात को व्यक्त कर सकें, कह सकें। स्कूल में भी उनके साथ अलग तरीके से पेश आना, उनको एक एनवायरनमेंट देना जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबको अवगत कराना, और ख़ासकर ऐसे वक्त में बुलिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं परेशानियां की, उससे कैसे बचाव करना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें की जाए, और एक माहौल, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर है भी तो गलत ढंग से है। तो प्रॉपर तरीके से उनको जानकारी दी जाए, उनको समझाया जाए, तो ये भी बड़ा, क्योंकि हम सोचते हैं बच्चे हैं इनको हम क्यों बताएं, लेकिन ये बताना चाहूँगा कोई भी बच्चा जो है उतना ही क्यूरियस होता है और उतनी ही जानकारी उसका राइट है जानने के लिए। और उनको अक्सर हम बड़े समझते हैं कि नहीं, इनको बताने की जरूरत नहीं, हमने बड़ों ने जो तय कर लिया वो काफ़ी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एज ए पार्टनर बना के चलें, उनसे बातचीत करें, और काफ़ी हद तक ये समस्या जो है उनका जो डर है खत्म हो जाए। बिल्कुल। ममता जी, स्कूल का वातावरण जिसपे डॉक्टर राजेश जी ने भी खासा जोर दिया है, और पेरेंट्स के सामने भी सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि मेरा बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो वहाँ का वातावरण कैसा रहेगा। केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, मनोचिकित्सक के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से भी उसको एक बेहतर वातावरण मिले, ये भी जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ स्कूल के सामने भी तमाम तरह की चुनौतियां हैं इसको लेकर। आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि स्कूल का वातावरण, ये स्कूल के जो स्टाफ है उसके ऊपर, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल का जो भी स्टाफ है, टीचर्स हैं, उन सब पे बहुत कुछ निर्भर करता है। सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये एक नेसेसिटी है, बिकॉज़ जब हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की,
तो हम मीनिंगफुल एजुकेशन की बात कर रहे हैं और हमें ये मानना पड़ेगा कि बच्चों के लिए जो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है स्कूल का, सोशियो ह्यूमन रिलेशनशिप एक बनता है बच्चों का, तो स्कूल आना अनिवार्य। और जहाँ हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि अनिवार्य है, वहाँ हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो स्कूल एनवायरनमेंट में चाहे टीचर्स हों या प्रिंसिपल हो या पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो या कोई भी स्टेक होल्डर हो, अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई है कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, और ये जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये एक न्यू नॉर्मल है, हमें उसी तरह से इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो हमारा आधा काम वैसे ही हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बचाव और सतर्कता बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में। शुरुआत में जितनी भी हमें दिक्कतें आई हैं अभी कोविड की वजह से, वो इसलिए भी आई है क्योंकि हम तैयार नहीं थे मेंटली या फिजिकली, या हमारे जो मेडिकल जो भी था हमारा, वो उतनी तैयारी नहीं थी हमारी जितनी अब हो गई है। स्कूल्स में भी हमने पूरी SOP फॉलो कर रहे हैं, हम हर क्लासरूम में, हर कॉरिडोर्स में, हर जगह हम विजिलेंट हैं। हमने जो भी चीज़ें अरेंज होनी चाहिए, हमारे डिस्पेंसर्स हों, चाहे सैनिटेशन का हो, हर चीज़ का हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स की तरफ से या बच्चों की तरफ से अभी जो मैं एज अ प्रिंसिपल देख रही हूँ, अब वो डर चला गया है कि स्कूल में उन्हें लग रहा है कि बच्चा सेफ है। तो ये मुझे लगता है कि जहाँ पॉजिटिविटी होगी वहाँ चीज़ों को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा, और तैयारी उस पर और ऐड करती है। तो ये पूरा स्टाफ, जैसे कि मेरे स्कूल में हो या किसी भी स्कूल में, हमारी पूरी तैयारी है। और मुझे लगता है अगर बच्चे आने लग जाएंगे सभी, तो भी हम तैयार रहेंगे और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जी वृंदा जी, मेरे दो सवाल आपसे हैं। पहला सवाल ऑनलाइन शिक्षा को लेकर है कि ऑनलाइन शिक्षा भी एक मजबूत माध्यम बन के उभरी है। क्या वो विकल्प हो सकता है इस तरह का कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, यानी प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं या 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, क्योंकि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को बांटे अगर 3 चरणों में, तो प्राइमरी और उसके बाद 6 से लेकर 8th और 9th 10th 11th 12th, कैसे इसको या सारे के सारे स्कूल को क्लासेस को खोला जाए? मेरी राय में तो सारे स्कूल, सारी क्लासेस खुल जानी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस वक्त माहौल ठीक है और तैयारियां भी हैं, और इस टाइम सबको खोल देना चाहिए। मैं सहमत इस बात से, इस आर्गुमेंट से नहीं हूं कि ऑनलाइन शिक्षा एक बहुत सुंदर और पुख्ता विकल्प है शिक्षा प्रदान करने का। इनफैक्ट इस पैंडेमिक में और वो बात उभर के आई है कि ऑनलाइन शिक्षा जहां जहां दी भी गई है, मेरे हिसाब से वो बच्चों को एंगेज कर पाई है, मगर जितनी लर्निंग होनी थी वो नहीं हो रही है। और वजह ये भी होती है, खास तौर से जैसे आपने कहा कि जो छोटी क्लासेस हैं, वहां बच्चा टीचर के रुख, उसके बिहेवियर, उसके आई कांटेक्ट, उसके एक्टिविटीज जो वो उसको क्लास में कराता है, जो वो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ज्ञान देता है, वो कनेक्शंस टीचर की छाया में करते हैं बच्चे। सो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर कुछ इसमें पता लगा है तो ये है कि फेस टू फेस एजुकेशन फॉर यंगर चिल्ड्रन खास तौर से बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे स्लिप कर जाते हैं, उनकी अटेंशन नहीं हो पाती है। दूसरा उसका पहलू ये भी है कि टीचर को जो परखना चाहिए कि कितना बच्चा सीख पाया, कौन बच्चे पिछड़ रहे हैं, कौन क्लास में कीप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए टीचर की असेसमेंट और बच्चों का बिहेवियर देख के, उनकी रिस्पॉन्सेस देख के, टीचर भी अपना प्रोग्राम जो है टीचिंग का उस तरह से अलाइन करता है क्लास में। जी। सो फेस टू फेस टीचिंग मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है, और ऑनलाइन इज एट बेस्ट ए सप्लीमेंट, और जिसको कह सकते हैं आप एंगेजमेंट के लिए, आप कोई मजबूरी हो तो आप उसको कर सकते हैं। मगर उसके फायदे ये भी हैं कि जो सीनियर क्लासेस हैं उसमें खास तौर से एक सप्लीमेंटल लर्निंग और सपोर्ट सिस्टम जो स्कूल देता है वो ऑनलाइन में बरकरार रह सकता है। जी। इवन इफ अगर स्कूल पूरे खुले हुए हैं, फिर भी आप उनको जो हमेशा ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सप्लीमेंट्री सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो ऑनलाइन पे अच्छी तरह से आप व्यवस्थाएं ऐसी बन गई हैं
कि वो सपोर्ट दिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से हाइब्रिड का मतलब ये है कि स्कूल्स उस सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखें जी और विशेष तौर से जो बच्चे जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं या कोई बच्चों की मजबूरी है, बीमारी की वजह से वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसी कैटेगरीज के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये ऑनलाइन सिस्टम स्कूल्स बना के रखें हमेशा। जी जी बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन एक माध्यम जरूर हो सकता है और कोविड के समय में उस माध्यम का प्रयोग स्कूलों ने भरपूर किया। ममता जी, अगर बात 10th और 12th के बोर्ड की एग्जाम की जाए, हर बार बच्चों पर एक मानसिक दबाव ये भी रहता है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। पिछले 2 साल से करीब ये चीज़ देखने को मिल रही है। ये दबाव जो बच्चों पर रहता है उसको आप कैसे देखती हैं? और अपने स्कूल में, अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं, तो किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं स्कूल को कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो भी आ सकें या जो बड़ी सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं वो भी एक साथ आ सकें? इसको मैनेज करने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? अभी तो हमने अपने स्कूल में सबसे पहले तो इन हाउस जो हम काउंसलिंग सेशंस बच्चों की रख रहे हैं, 10वीं और 12वीं के स्पेशली बच्चों की, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में डाउट्स हैं और आदत हो चुकी है लगभग 1.5 साल से बैठ के घर बैठे पढ़ने की, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत अटेंटिव नहीं हैं, तो उनका रिटेंशन भी वैसा ही है। तो अब जब वो स्कूल आ रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि कितना बैकलॉग है, तो एक घबराहट अलग से आ रही है। तो वहाँ हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं या जो हमारे काउंसलर्स हैं, वहाँ हम उनकी मदद ले रहे हैं और उनसे बार बार बात कर रहे हैं। अलग से भी हम इंडिविजुअल काउंसलिंग इन बच्चों की कर रहे हैं। इवन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग और गाइडेंस की हम देख रहे हैं ज़रूरत पड़ रही है। बिल्कुल, पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आपका क्या कहना है संक्षेप में डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही है। जैसे देखिए, बच्चा और पेरेंट्स एज ए वन यूनिट है, हम एज ए मनोचिकित्सा में ये मानते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक प्रभाव एक दूसरे का बहुत होता है। अगर बच्चा अगर परेशान है तो काफ़ी हद तक वजह यह है कि उसके पेरेंट्स में आपस में कुछ वो है, तो उसका अफेक्ट बच्चों में होता है। तो बच्चे परेशान है तो देखा है आजकल माएँ कितनी परेशान हो जाती हैं बच्चों के अगर एग्ज़ाम होते हैं। तो कहने का मतलब एक दूसरे का प्रभाव, और ये भी हमारा मन है वातावरण से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। हमारे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, चाहे हमारे घर में है या नेबरहुड में है, उसका अफेक्ट हमारे मन पर पड़ता है, हमारी इमोशनल हेल्थ पे पड़ता है, और इमोशनल हेल्थ पे पड़ता है तो उसका अफेक्ट लर्निंग में पड़ेगा, उस पर बिहेवियर पे पड़ेगा और आगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि माता पिता को संदेश के कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखें, कैसे अपनी जो एंजाइटी को कंट्रोल करके रखें, और कैसे एक मजबूत की स्थिति दें, और जिससे कि बच्चा जो है एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आए और उसे लगे कि ये जो एक समस्या है जैसे पहले निकली है, ये भी इस तरह से समस्या जो है निकल जाएगी। ये कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती इसका समाधान ना निकले, और कोरोना संक्रमण भी एक ऐसी ही समस्या है कि अगर हम बचाव और सतर्कता बरतें तो इसको दूर रख सकते हैं और बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खुलें। अब ये हर माँ बाप भी चाह रहा है, लेकिन तमाम तरह की सावधानियों के साथ अपने बच्चों को भी स्कूल भेजें और खुद भी सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना को दूर रख सकते हैं सावधानी के साथ, बचाव के साथ। डॉक्टर राजेश, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ममता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर वृंदा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।